क्रिप्टो और पाकिस्तानी का बड़ा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। इसने हमें ढेरों लॉसेस दिए। क्रिप्टो स्कैम्स की वजह से करोड़ों रुपया हमारे कंट्री से बाहर के मुल्क चला गया। लोगों की लाइफ लॉन्ग सेविंग्स क्रिप्टो के नज़र होगी, लेकिन आज भी हमारा पहला प्यार क्रिप्टो ही है। और डाटा भी यही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि 25 करोड़ अवाम में से 2.5 करोड़ अवाम किसी न किसी फॉर्म में क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, जो कि पॉपुलेशन का 10% बनता है। और अगर हम स्टॉक मार्केट को देखें, जहाँ पे रियल कंपनीज काम कर रही हैं, रियल वैल्यू बना रही हैं, वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन 0.1% है। तो जब क्रिप्टो ने हमें इतने लॉसेस दिए हैं, तो आज भी हम क्रिप्टो से क्यों प्यार करते हैं, उसमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्या क्रिप्टो कोई बहुत बुरी चीज़ है और इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से इसका आंसर है नो। तो अगर क्रिप्टो प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम आखिर में है क्या? और आज मैं इसी चीज़ को आंसर करने की कोशिश करूंगा कि क्यों पाकिस्तान में लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। एज अ इन्वेस्टर, एज अ क्रिप्टो इन्वेस्टर या जनरल इन्वेस्टर, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? यूएसए जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, जिसका जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है, वो अचानक से क्रिप्टो में क्यों इंटरेस्टेड हो गए हैं? क्योंकि वो कोई भी चीज़ बगैर अपने फ़ायदे के नहीं करते। और रशियन गवर्नमेंट का उन पर इल्ज़ाम है कि जो यूएसए का $35 ट्रिलियन का कर्जा है, वो क्रिप्टो के थ्रू उसको माफ या उसको कम करवा लेंगे। Right now, America is trying to change the rules in the gold and cryptocurrency markets. Remember how much debt they have, $35 trillion. आखिर में इसका मतलब क्या है? आज वो चीज डिस्कस करेंगे। और जहां पे हर कोई क्रिप्टो कर रहा है, चाइना वहां पे दबा के गोल्ड खरीद रहा है। तो उनके गोल्ड खरीदने का आखिर में वजह क्या है? तो एज अ इन्वेस्टर, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपको एंड तक लाजमी देखनी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्रिप्टो गोल्ड कहाँ पे स्टैंड करता है और आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। क्योंकि अगर ये सुपर पावर्स अपने जो पोर्टफोलियोज हैं उसको चेंज कर रही हैं, तो वी नीड टू नो कि वो ऐसा क्या कर रही हैं और वो क्यों कर रही हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि लोग क्रिप्टो के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टेड क्यों हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। एंड द फर्स्ट थिंग इज फ्रिक्शन, कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको एक फ्रिक्शन मिलेगी कि आप किसी भी ब्रोकरेज की वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ पे उनका फॉर्म खोलेंगे, जब वो सारा फॉर्म फिल कर लेंगे, एक OTP जनरेट होगा जो कि CDC ने आपको भेजना है, विच इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो जब तक OTP आपको नहीं मिलेगा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑन होल्ड चली जाएगी। 3-4 दिन बाद OTP आएगा, और अगर आप मिस कर देते हैं तो वो 72 आवर्स की विंडो होती है जिसमें आपने वो OTP डालना होता है। अगर आप वो नहीं डालते तो फिर से आपको नया जनरेट करना पड़ेगा, जो फिर 2-3 दिन लगाएगा। तो एक तो फ्रिक्शन आ गई। दूसरा, ईज ऑफ यूज़ नहीं है। आप जब भी ये ऐप्स खोलते हैं, इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जो यूज़र इंटरफेसेस हैं, जो पूरा तरीकाकार है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि लोगों में फ्रिक्शन आ जाती है। आप भी कोई भी काम करते हैं जिसके अंदर आपको एक बड़ी ईज ऑफ यूज़ है कि आपने अगर ड्रिंक पीनी है फॉर एग्जाम्पल, और आपके फ्रिज में पड़ी हुई है, तो फ्रिक्शन नहीं है। और ड्रिंक आपके लिए एक बुरी चीज़ है। आप फ्रिज खोलेंगे, ड्रिंक निकालेंगे, पी लेंगे, देयर इज़ नो फ्रिक्शन। लेकिन अगर आपके फ्रिज के अंदर ड्रिंक नहीं पड़ी हुई, वो 2 किलोमीटर दूर एक शॉप है जिससे जाके आप कोई ड्रिंक ले सकते हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो शायद आप कहेंगे यार 2 किलोमीटर कौन दूर जाए, मैं घर में ही ठीक हूँ। तो जहाँ पे फ्रिक्शन आ जाती है वो चीज़ आप नहीं करते। तो पाकिस्तान में जब स्टॉक मार्केट अकाउंट खुलवाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्रिक्शन मिलेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप स्टॉक मार्केट छोड़ के क्रिप्टो की तरफ आते हैं, तो कोई भी ब्रोकरेज जाओ, जैसे आप बाइनेंस की एग्जांपल ले लें, तो आप 10 मिनट के अंदर अकाउंट खुलवा के KYC करके आप उसके अंदर चले जाएंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर देंगे विद इन 10 मिनट्स। तो ईज ऑफ यूज इज द फर्स्ट थिंग जो कि पाकिस्तानी देखते हैं, जो कि उनको नहीं पता, नई अवेयरनेस के पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट अकाउंट खुलवाते कैसे, ट्रेड कैसे करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बाइनेंस के ऊपर या क्रिप्टो के ऊपर आपको काफ़ी ईजी है। देन कम्स द सेकंड पॉइंट, कि जब आपको ये पता लगता है कि आपके पास 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया अब इन्वेस्टमेंट करनी है, आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, आप क्रिप्टो में जा सकते हैं। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो आपको सुनने में आता है, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं तो पता लगता है जी स्टॉक मार्केट जो हिस्टोरिक रिटर्न है पिछले 10-15-20 साल का, वो है 15-16% पर ईयर। और आप जाके फिर जब ये इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, ये क्रिप्टो ग्रुप्स चलाने वालों को देखते हैं, वो कहते हैं जी हमने 2, 3, 4, 5x कर लिया, अब आपके पास 2 लाख रुपए। आप देखेंगे यार 2 लाख रुपया, उसका 10-15% बनता है, तो मुझे मिलते हैं तकरीबन वही 20-30 हज़ार रुपया। लेकिन अगर मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा 2 लाख 10x हो गया, तो 20 लाख हो जाएगा। तो आप इंटाइस होते हैं कि यार मैं वो चीज़ जाके इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा है। लेकिन वहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से, फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से आप ज़्यादा लॉस करवाते हैं। क्योंकि जो बंदा आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का बोल रहा था, वो माइट भी उसने पहले इन्वेस्ट किया हुआ था, उसको बाय लक पैसे मिल गए थे, लेकिन इट विल नॉट बी अ केस एवरी टाइम, बिकॉज क्रिप्टो इज़ अ वेरी वॉलेटाइल एसेट क्लास। वहाँ पे आपको रिटर्न जो होते हैं वो गारंटीड नहीं होते। स्टॉक मार्केट के अंदर भी नहीं होते, लेकिन आपको एक ऑन एवरेज 20-15 साल का आपको एक डाटा है जो कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि अगर आप 1 साल 2-3 साल इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको
प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन क्रिप्टो का ऐसा हमारा कोई नहीं है। ऐसे ऐसे कॉइन्स हमने देखे हैं जो कि $100 से आज $1 के ट्रेड कर रहे हैं। तो क्रिप्टो के अंदर स्कैम ज़्यादा है, लेकिन वो जो इंटाइसिंग जो चीज़ होती है ना, जो एडवर्टीजमेंट हो रही है कि आपको 200x 100x 50x मिल जाएगा, उससे लोग फंसते हैं। और वहाँ पे जब जब लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, वो देखते हैं कि यार मैं $1000 मेरे पास है और लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, तो वहाँ पे उनको एक नेक्स्ट लेवल का मॉन्स्टर मिलता है, वो चीज़ कॉल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपके पास $1000 है तो आप $50,000 या $20,000 तक की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आप उस एक्सचेंज से जो भी बाइनेंस वगैरह जो भी है वो आपको उधार देती हैं और आप उसकी बेस पे फ्यूचर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आप एक किस्म का सट्टा लगाते हैं, विच इज़ नॉट माय टर्म, जिसमें मोस्टली मार्केट की एक टर्म है कि फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ अ सट्टा। तो आप वो लगाते हैं कि मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाती है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न होता है, आपको जो प्रॉफिट होता है वो $20,000 जो भी आपकी वो ट्रेड ओपन थी उसके मुताबिक होता है, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। उसके पीछे लोग भागते हैं, लेकिन वो इतनी वॉलेटाइल है कि अगर 10% आपका कॉइन ऊपर जाता है तो शायद आपके जो पैसे हैं वो डबल हो जाएं, लेकिन अगर 10% कॉइन आपका नीचे आ जाता है तो शायद आपके जो $1000 थे वो पूरे के पूरे ज़ीरो हो गए। तो इतना वॉलेटाइल, इतना रिस्क है कि इसको हर मेजर स्कॉलर ने हर मेजर फतवा में ये चीज़ हराम कही गई है और हराम डिक्लेयर्ड है। अगर किसी ने कोई हलाल इसको बोला है तो मुझे दिखा दे, आई विल मेक अनदर वीडियो, अपॉलजी वीडियो फॉर दैट एज वेल। तो अभी तक तो ये हराम है, आगे हलाल होती है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन जब इतनी चीज़ें इंडिकेशन है कि हराम है तो फिर भी लोग इसको करते हैं और काफ़ी लॉसेस करते हैं। तो दीज आर द वन ऑफ द मेजर रीजंस कि लोग इंटाइस होते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि कैसे आप अपनी जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन उसको ज़्यादा करें। बिकॉज अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे, पॉलिसीज ऐसी बनाए, सब कुछ फ्रेमवर्क ऐसे बनाए ताकि एक आम आदमी जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का सोच रहा था वो वहाँ पर इन्वेस्ट ना करे, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें जहाँ पर सब का इवेंचुअली फ़ायदा होगा। आप खुद सोचें कि अगर 0.1% के अंदर इतने अच्छे रिटर्न्स लोगों को मिल रहे हैं, जब यही 1% या 1.5% चलेगी तो हमारी ग्लोबल जो पाकिस्तान की जीडीपी है उसको भी फ़ायदा होगा, हमारे हालात भी अच्छे हो सकते हैं और लोगों को प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ मेजर थिंग कि जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करते। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, पाकिस्तान से निकलते हैं और ग्लोबल स्टेज के ऊपर जाते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा है। अब यूएसए के पास एक स्टेटस है कि उनकी जो करेंसी है वो रिजर्व करेंसी है। अब यूएसए के ऊपर $37 ट्रिलियन का डेट है, मतलब कि उनको अपनी कंट्री चलाने के लिए वो $37 ट्रिलियन का डेट वापस करना है या उसको रीस्ट्रक्चर करना है। लेकिन चूंकि उनकी जो करेंसी है वो रिजर्व करेंसी है, वो अपने पुराने डेट को देने के लिए नया डेट लेते हैं और उसी साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं। ये एग्जैक्टली सारा स्ट्रक्चर मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी प्रिंटिंग कैसे करते हैं, इनके ऊपर डेट किस पे है, इन्होंने किसको देना है, क्यों लेते हैं, सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन है। तो आप ये वीडियो जाके लाजमी देखें। अब जब यूएसए के ऊपर इतना ज़्यादा डेट है तो उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं हर दफ़ा। आप इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि फॉर एग्जांपल दुनिया के अंदर सिर्फ एक $100 का जो नोट है वो एग्जिस्ट करता है। फर्ज करें कि आपने वो $100 का जो बिल था, जो नोट था, वो आपने एज अ उधार ले लिया है। अब जब बारी आती है उस $100 नोट को वापस करने की, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वो $100 का नोट वापस कर दें या फिर एज अ करेंसी प्रिंटर, जो कि आपके पास एक स्टेटस है कि आप दुनिया की रिजर्व करेंसी हैं, तो आपके पास एक पावर आ गई है कि आप उस नोट को प्रिंट करके $200 के नोट बना सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास $200 के नोट आ गए तो आपने बेसिकली किया क्या कि उस नोट की जो वैल्यू थी $100, आपने उसको डी वैल्यू कर दिया। मतलब कि जो चीज़ें पहले कम पैसों में आती थी अब वो ज़्यादा महंगी हो गई हैं, बिकॉज जो चीज़ें थी, जो गुड्स थी दुनिया के अंदर, वो उतनी एग्जिस्ट कर रही हैं। अब पहले $100 से अब $200 हो गए। जब वो $200 हो गए तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो जिस बंदे ने यूएसए को डेट दिया था $100 को, उनको शायद $100 वापस मिल जाए, ऑन टॉप ऑफ दैट शायद उनको यूएसए कोई प्रॉफिट दे दे, लेकिन उसकी जो बाइंग पावर थी वो नहीं रहेगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, डिवैल्यू कर जाएगी। और यूएसए ये चीज़ सालों साल से करता आ रहा है। दैट्स द ओनली वे, दैट्स द ओनली रीजन दे आर एग्जिस्टिंग, दे आर सर्वाइविंग। और उन्होंने आज तक डिफॉल्ट नहीं किया, क्योंकि अपनी करेंसी को डी वैल्यू करके प्रिंट करके बार बार एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। नाउ हेयर कम्स अ मेजर ट्विस्ट इन द स्टोरी कि जहाँ पे रशियन के जो प्रेसिडेंट के एडवाइजर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके बोला था कि यूएसए कर क्या रहा है, क्रिप्टो के थ्रू अपना पूरा $37 ट्रिलियन का जो डेट है ना, उसको क्रिप्टो क्लाउड में ले जाएगा और वहाँ से उसको डिसअपीयर कर देगा। अब इसका मतलब क्या है? जब भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने जब भी कोई कॉइन लेना है तो आप उसको USDT या USDC से लेंगे, राइट? मतलब आपने $100 का एक कॉइन लेना था तो आप रियल US डॉलर से नहीं ले सकते, आपको पहले डॉलर्स में USDT लेना पड़ेगा। जब USDT आपके पास आ जाएगा फिर जाके आप अपने पसंद का कोई भी कॉइन ले सकते हैं, जितने भी डॉलर अमाउंट बनती है।
अब जब भी आप डॉलर लेते हैं तो बैक एंड पे जो USDT और USDC जो कंपनीज आपको इशू कर रही हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है उसकी वर्थ बनाने के लिए कि USDT इज एक्चुअली वर्थ समथिंग, उसको उन्होंने पैक किया हुआ है रियल US डॉलर से। मतलब एक USD इज इक्विवेलेंट टू 1 US रियल डॉलर। अब हो क्या रहा है कि उन कंपनी के पास जब ढेर सारे US डॉलर्स पड़े हुए हैं और आगे उन्होंने USDT पब्लिश किए हुए हैं, तो वो US डॉलर्स को उन्होंने अपने पास रखना है और वो डीवैल्यू भी हो सकते हैं, डिप्रिशिएट भी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो जाके सारे पैसे का मेजर पोर्शन, मेजर रिजर्व उन्होंने जाके USA के ट्रेजरी बिल्स लिए हुए हैं। अब USA ट्रेजरी बिल्स आर बेसिकली USA का डेट, क्योंकि जब भी कोई कंट्री आके USA को डेट देती है, उसका मतलब क्या होता है कि USA को पैसा देती है कि मेरे से $1 बिलियन ले लो और मुझे अपने टी बिल्स दे दो। USA उनको टी बिल्स दे देता है। अब टी बिल्स क्या गारंटी करता है कि USA उनको वो $1 बिलियन वापस भी करेगा, जो भी टर्म है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, उसके बाद वो पैसे वापस भी करेगा, उसके ऊपर रिटर्न भी देगा, 1 साल के बाद जो रिटर्न बनता है वो भी देगा। तो टी बिल्स एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स दैट, और इनडायरेक्टली उसका मतलब क्या होता है कि USA का डेट। तो जितनी कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जब वो टी बिल्स जाके खरीदती हैं आपके पैसे से, जो कि आपने उनको पैसे दिए USDT खरीदने के लिए, इनडायरेक्टली वो USA का डेट खरीद रहे हैं। तो अगर ये कहा जाए कि अगर आप जब भी जाके कोई भी पैसे से USDT खरीदेंगे तो आप USA के डेट को खरीदें, तो वो शायद गलत ना हो। तो रशियंस यही क्लेम कर रहे हैं कि जब USDT, जो कि दुनिया में हर किसी के पास है, उसके बैक पे जब डॉलर पड़ा हुआ है, उस डॉलर से जब USA का डेट खरीदा जा रहा है, तो जब भी USA अपने डॉलर्स को इन्फ्लेट करेगा, यानी मार्केट में ज़्यादा डॉलर्स छोड़ देगा, या फिर उसको जब इवेंचुअली वो डीवैल्यू हो रहे होंगे, जब डॉलर्स डीवैल्यू होगा आफ्टर इन्फ्लेटिंग मार्केट विद द डॉलर्स, तो USA के जो डॉलर की परचेजिंग पावर है ना, वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो जो आपने USDT खरीदा हुआ था उसकी परचेजिंग पावर भी कम होगी। ऑफ कोर्स, तो इन्फ्लेशन जो थी वो पास डाउन सिर्फ USA में नहीं होगी, बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड हो जाएगी जिसके पास USDT होगा। तो $37 ट्रिलियन की जो आज वर्थ है, जो आज परचेजिंग पावर है, वो कल को नहीं होगी जब USA USDT के थ्रू पूरी दुनिया में इन्फ्लेट कर देगा अपने डॉलर्स को और उसकी परचेजिंग पावर को कम कर देगा। दिस इज व्हाट रशिया क्लेम्स के USA कर रहा है, ताकि वो अपने डॉलर्स को कम कर सके, क्योंकि वो अपने जो डेट है उसको नहीं दे सकते। और दुनिया के अंदर जो ट्रस्ट है वो चेंज हो रहा है। पहले लोग USA को अपने पैसे दे देते थे क्योंकि उनको ट्रस्ट था ये ग्लोबल पावर है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये ट्रस्ट चेंज होता जा रहा है, जिसमें रशिया, चाइना, ये सारी कंट्रीज, इंडिया, इन सब ने USA के अगेंस्ट खड़ा होना, जहाँ पे वो USA की जो डॉलर की डोमिनेशन है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। और USA इन रिस्पॉन्स ये चीज कर रहा है। नाउ दिस इज क्लेम्ड बाय एडवाइजर ऑफ रशियन प्रेसिडेंट, तो इसकी काफी ज्यादा वर्थ है। और ये डेट रीसेट की बात चल रही है ना, इट गोज हैंड इन हैंड विद वन अनदर थिंग, जिसको मैं अगले पार्ट में डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन जो माइकल सेलर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है, और आपको हमेशा जब भी बिटकॉइन ऊपर नीचे होता है आपको वो न्यूज़ में मिलेगा कि उस बंदे की जो कंपनी है वो धड़ाधड़ बिटकॉइंस खरीद रही है। उसका प्रपोजल क्या है US गवर्नमेंट को कि आप अपना सारा गोल्ड, क्योंकि USA के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड है, कि आप सारा गोल्ड बेचें और आप बिटकॉइन ले लें, क्योंकि जितनी आपकी राइवल कंट्रीज़ हैं, चाइना और रशिया, उनके पास गोल्ड है और वो गोल्ड दबा के खरीद रहे हैं। तो जब आप सारा गोल्ड बेच देंगे तो जो गोल्ड की वैल्यू है ग्लोबली वो कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रस्ट कम हो जाएगा गोल्ड के ऊपर। और जब USA एक ग्लोबल पावर बिटकॉइन खरीदेगी तो बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ऊपर चली जाएगी। इट्स जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माइकल सेलर। लेकिन अगर USA ये चीज़ अडॉप्ट करता है तो काफ़ी मार्केट में खलबली मचेगी। और सारी जो वॉर इस टाइम हो रही है ना, वो गन से नहीं हो रही, बल्कि फाइनेंशियल वॉर हो रही है, जिसमें चाइना एक मूव करता है तो रशिया एक मूव करेगा, USA उनके रिस्पॉन्स में एक और मूव करेगा। तो इसका जवाब तो एक्चुअल में हमें फ्यूचर में पता लगेगा कि ये सारी एजम्पशंस जो रशियन एडवाइजर ने की, जो कि माइकल सेलर कर रहा है और बाकी जो दुनिया में कर रहे हैं, ये कितनी फ्रूटफुल और कितनी सच साबित होती हैं। अब ये सारी कहानी घड़ने का मतलब क्या था कि हम अपने पोर्टफोलियोज को ऐसा बनाएं कि जो ये सारी अनसर्टेनिटी है इसको टैकल कर सके। बिकॉज चाइना अगर गोल्ड को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर बात है गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी। अगर USA बिटकॉइन को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी। वहाँ पे स्टॉक मार्केट कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, अपने अपने पोर्टफोलियोज कैसे बनाने हैं, ये बड़ा क्रूशल सवाल है जो कि हमें आंसर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चाइना जब ये सारी क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन्स और ये बिटकॉइंस की बातें चल रही हैं, वो धड़ाधड़ जो गोल्ड है वो क्यों खरीद रहा है।
यूएसए के पास इस टाइम सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, लेकिन पिछले कुछ सालों से चाइना, रशिया, जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, इन्होंने धड़ाधड़ गोल्ड लेना स्टार्ट कर दिया है। चाइना इस रेस में सबसे आगे है और वो अपनी जो गोल्ड एक्वायरिंग स्पीड है उन्होंने उसको और तेज़ कर दिया। अब ऐसी क्या चीज़ है जो चाइना देख रहा है? द मेन पर्पज़ द चाइना इज़ डूइंग दिस क्योंकि वो डॉलर्स को डीथ्रोन करना चाहते हैं। अभी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, हर ट्रेड डॉलर के अंदर हो रही है। आपने फ्यूल लेना है, ऑयल लेना है, कुछ भी लेना है, डॉलर की बेस पे हो रहा है। चाइना, रशिया, जितनी ब्रिक्स कंट्री इसको ख़त्म करना चाहती हैं बिकॉज वो जो ट्रस्ट है उसको तोड़ के अपनी ब्रिक्स की जो करेंसी आएगी, जो पोटेंशियली वो ला सकते हैं, उस पे लाना चाह रहे हैं, जहां पे दैट करेंसी इज बैक्ड बाय गोल्ड। अभी डॉलर इज ओनली बैक्ड बाय यूएसए ट्रस्ट, क्योंकि उनके बैक पे कुछ भी नहीं है। द ओनली ट्रस्ट जो हमें डॉलर्स के ऊपर है वो यही है कि यूएसए की जो स्टेटस है ग्लोबल पावर का वो रहे, उनकी जो डॉलर वो रिजर्व करेंसी रहे। अगर इसको खतरा आता है तो डॉलर की जो वैल्यू है वो नहीं रहेगी, तब डॉलर डीथ्रोन होगा और वो करेंसी ऊपर जाएगी जो कि गोल्ड बेस्ड होगी, गोल्ड बैक्ड होगी, जिसको चाइना लेके चल रहा है, जिस माइंडसेट से चाइना चल रहा है, ताकि उनकी करेंसी गोल्ड बैक्ड हो जाए और हम यूएस को डीथ्रोन कर दें। और ये एक किस्म की वॉर है, क्योंकि जंगें जो हैं वो अब गन से नहीं लड़ी जा रही, लड़ी जाएंगी, लड़ाइयाँ होंगी, जंगें होंगी, लेकिन जल्दी शायद सीज फायर हो जाए। हमने अभी एग्जांपल्स देखी हैं, बड़ी बड़ी ऐसी वॉर्स थी जो कि हमें लगता था नहीं खत्म होंगी। हमारी इंडिया के साथ, रशिया की यूक्रेन के साथ कहीं ना कहीं आके पीस है वो आ जाता है, लेकिन एक ऐसी वॉर है जो कि बैक एंड पे चलती आ रही है, विच इज़ अ फाइनेंशियल वॉर, पैसे की वॉर, जो कि चलती रहेगी। चाइना कोशिश करेगा यूएसए डॉलर को डीथ्रोन करने की, और यूएसए विल कम अप विद समथिंग एवरी टाइम कि वो अपने डॉलर को प्रिजर्व कर सके और उसका जो स्टेटस है उसको वो बरकरार रखे, क्योंकि अगर वो खत्म होता है तो यूएसए प्रॉब्ली विल एंड विद इट। एंड फॉर डेकेड्स जो गोल्ड था वो टियर 2 एसेट क्लास समझा जाता था बैलेंस शीट्स के ऊपर, ये जो बैंक्स इन सब की। लेकिन अब आफ्टर अ बेसल 3 फ्रेमवर्क, गोल्ड हैज रिक्लासिफाइड इनटू अ टियर 1 एसेट क्लास, जो कि हाईली लिक्विड है इन सब बैलेंस शीट, जितने भी बैंक्स हैं इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। यानी अब गोल्ड को उतनी ही वैल्यू मिलेगी जितनी एक डॉलर को मिलती थी या फिर जो बॉन्ड्स हैं उनको मिलती थी। यानी अब इसके ऊपर बैंक्स अपने आप को रिजर्व, गोल्ड को रिजर्व भी रख सकते हैं और उसको ट्रेड भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो लोन्स वगैरह वो भी दे सकते हैं। यानी जो ट्रस्ट था वो चेंज होता जा रहा है, जो डॉलर से गोल्ड की तरफ, बिकॉज नाउ गोल्ड इज इक्वली ट्रीटेड एज डॉलर्स। और आगे आगे जाके जितनी एडॉप्शन बढ़ेगी उतना जो ट्रस्ट है वो शिफ्ट होता जाएगा, बिकॉज राइट नाउ द ट्रस्ट इज द ओनली थिंग विच स्टैंड बिटवीन द बोथ पार्टीज। अब जब ट्रस्ट जहाँ पे शिफ्ट होगा वहाँ पे दुनिया की पूरा फाइनेंशियल सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा। और इस ट्रस्ट के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी गोल्ड वाली, जिसके ऊपर मैंने बताया था कि दुनिया का जो ट्रस्ट है जैसे जैसे मूव होगा वैसे वैसे हमारी जो सुपर पावर्स है ना वो चेंज होती जाएंगी। ट्रस्ट चेंज होगा, साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टोरी है कि भाई 1971 में क्या हुआ था से लेके आज तक डॉलर कैसे सुपर पावर बना और आज ये इसको चैलेंज क्यों आ रहा है, और कैसे गोल्ड वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग अगर सारी चीज़ें हो जाती हैं जो चाइना चाह रहा है। तो गो चेक आउट दिस वीडियो ताकि आपको कंप्लीट ना क्लैरिटी मिल जाए। अब ये जो चाइना गोल्ड रिजर्व्स कर रहा है ताकि वो यूएसए को डीथ्रोन कर दे, यूएसए अपने डेट को बचाने के लिए, अपने डॉलर्स को पावरफुल करने के लिए क्रिप्टो क्लाउड में साहब अपना डेट ले जाए, ये सब वो बातें जो स्पेकुलेशन है। हर पार्टी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, इन्वेस्टर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, चाइना अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, यूएसए अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते करते वो नैरेटिव्स ऐसे मार्केट के अंदर लाएंगे जिसमें लगेगा यार गोल्ड ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ें ऊपर चली जाएंगी। लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएं, पोर्टफोलियोज बनाएं, तो वो एवरीथिंग को कंसीडर करे, केटर करे, ताकि हम अगर लॉस होता भी है तो हमें कम से कम लॉस हो। तो अब सवाल ये आता है कि लोग कहेंगे यार हम इन्वेस्टमेंट ही ना करें तो फिर हमें लॉस नहीं होगा, और उसके लिए अगला पार्ट है ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगा आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो जब हमने पोर्टफोलियो बनाना है तो हमने उसको डिवर्सिफाई करना है ताकि हम एक रिस्क से बच सकें और मल्टीपल जगहों पे आ जाएं, ताकि हमारा जो अंडे है ना वो डिफरेंट बास्केट्स के अंदर हों। ठीक है, हमने सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं बनाना। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या होता है कि अगर एक चीज़ फेल होती है तो हर चीज़ खराब हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो हमारा जो ये फाइनेंशियल इंजन है, जो हमारा पोर्टफोलियो है, वो इंजन मल्टीपल पॉइंट ऑफ फेलियर से बना होगा। जब एक फेल होता है तो इंजन चलता रहेगा। तो हमारा सारा फोकस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पे नहीं है बल्कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ फेलियर्स पे मैंने बनाना है, और आई होप कि वहाँ तक बात कभी ना पहुँचे। और जितना मैंने पोर्टफोलियोज, जितनी मैंने कंटेंट बनाया है, जितना मैंने एक चीज़ चीख के बोली है वो है पीस ऑफ माइंड। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो एक चीज़ जिसके ऊपर मोस्टली लोग कभी भी नहीं सोचते, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास भी जाएंगे, स्प्रेडशीट चलाएंगे, मैथ करेंगे तो आपको वो मेक सेंस नहीं कर रही होगी, लेकिन
आपको एक चीज़ जो फैक्टर इन करनी है हमेशा, वो है पीस ऑफ माइंड। बिकॉज पीस ऑफ माइंड ही वो चीज़ है जो कि आपको ज़िंदगी को एंजॉय करने देती है। आप फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बोलेगा यार ये जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं कैश में, आप इसको इन्वेस्ट कर दो, राइट, और इतना आपको रिटर्न मिल जाएगा जो एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए इन्वेस्टमेंट के बाद। तो अगर आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा बजाय इसके आप कैश दोगे। लेकिन अगर आपको उस इन्वेस्टमेंट पे पीस ऑफ माइंड नहीं है, आपको अपने कैश पे पीस ऑफ माइंड है, तो पीस ऑफ माइंड नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज। अच्छा, अब पीस ऑफ माइंड के साथ साथ एक चीज़ आती है कि आपने सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो के अंदर 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है। क्योंकि जब तक आपका इमरजेंसी फंड नहीं होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होगी, और वो आपको एक किस्म का एक सेफ है जो कि आप हमेशा उस पर रिलाई कर सकते हैं। जब भी आपके पास ज़िंदगी में कोई बुरे हालात आते हैं तो यू हैव 12 मंथ सेव्ड अप, आपका 12 महीने घर चल सकता है, और मसले मसाइल आएंगे तो मैं उनको टैकल कर सकता हूँ 12 महीने के लिए, क्योंकि आपके पास एक इमरजेंसी फंड बना हुआ है। तो 6-12 महीने का इमरजेंसी फंड इज़ द फर्स्ट थिंग, और वो पैसा आप कैश में रख सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन क्या होगी कि आप मनी मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, जो कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हैं। इट्स और शरिया कंप्लाइंट, अगर शरिया कंप्लाइंस की ही जो उनका सर्टिफिकेट है उसको ही चैलेंज करना है कि वो ठीक नहीं है, वो हराम है, इट्स अ कंप्लीट सेपरेट डिस्कशन। लेकिन शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक जितने आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, क्योंकि हर साल आपका पैसा 10% से गिर रहा है। तो वो जो मार्केट फंड होगा, मनी मार्केट फंड होगा, वो आपको कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा कि आप अमीर हो जाएंगे, आप लाखों करोड़ों रुपया बना लेंगे। वो जस्ट गिव यू एन एज कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर दें। जो 1 लाख की चीज़ आप आज ले सकते हैं, वो कल को आपका जो प्रॉफिट बन के 1,10,000 हो जाएगा। लेकिन अगले साल 1,10,000 की भी आप वही चीज़ ले सकते हैं जो आप आज 1 लाख रुपए की ले सकते हैं, बिकॉज आपका जो पैसा है वो डीवैल्यू हो गया, डिप्रिशिएट हो चुका है। तो ये सिर्फ आपका एक एंकर है कि आप अगर रिस्क लेना जा रहे हैं तो उससे पहले आपकी जो बेस है ना वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम रिस्क वाले जो जितने भी एसेट क्लास हैं उसमें जंप करेंगे। अब जब हम रिस्क की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा एसेट क्लास आता है वो है स्टॉक मार्केट। हम स्टॉक मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा सेफ खेल सकते हैं। हम ऐसे स्टॉक्स में जा सकते हैं जो कि डिविडेंड ज़्यादा देते हैं। अब डिविडेंड देने की थ्योरी क्या है? अब ये चीज़ मैंने ना फुरकान भाई से उनकी वीडियो से देखी है, और वो बड़ा खूबसूरत एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप नया इन्वेस्टर हैं तो आपको ट्रस्ट नहीं है मार्केट के ऊपर, और ट्रस्ट बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले डिविडेंड स्टॉक्स खरीदने जो कि डिविडेंड्स दे रही हैं, जो कि मार्केट लीडर्स हैं, जिनमें ग्रोथ नहीं है, उनके स्टॉक्स में ग्रोथ नहीं है, बिकॉज उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, या फिर जितनी उनकी डिमांड थी उतनी उनकी वो प्रोडक्शन है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर वो एक्सपोर्ट करें तो अलग बात है। ऐसी कंपनीज, ऐसे सेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। मेरा मकसद आपको सेक्टर कंपनीज बताना नहीं है, ऐसी कंपनीज आपको मिल जाएंगी। अब वो जब कंपनीज अपने प्रॉफिट्स उनके पास जनरेट हो रहे हैं, उन प्रॉफिट्स का उन्होंने कहीं पे तो करना है। अब या तो वो अपने बिजनेस के अंदर दोबारा री इन्वेस्ट करें, लेकिन री इन्वेस्ट करने का तो मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रोथ नहीं है, ऑलरेडी दे आर कैप्ड एट द ग्रोथ, उनकी ग्रोथ बहुत कम हो गई है। तो वो डिविडेंड्स देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। अगर आपने उनका शेयर खरीदा हुआ है तो जितने आपके पास शेयर हैं उसकी बेस पे आपको डिविडेंड आएगा। तो जब आपके पास कैश फ्लो आ रहा है ना, आपके 10 लाख रुपया इन्वेस्टेड है, वो शायद मार्केट के लिहाज से ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन आपको डिविडेंड आ रहा है बिकॉज वो कंपनी प्रॉफिट बना रही है। तो आपको पहले एक सेंस ऑफ वो मिलेगी कि यार मैंने जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं इट्स अ सेफ बेट, वहाँ से मुझे पैसे भी आ रहे हैं, मेरा कैश फ्लो भी बन गया। अब मैंने मार्केट के उतराव चढ़ाव भी देख लिए, अब मैं कॉन्फिडेंट इनफ हूं कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूं। फिर उसका नेक्स्ट लेवल का रिस्क होता है ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक्स हमेशा वो स्टॉक्स होते हैं जहां पे अगर आप पैसे इन्वेस्ट करें तो वो जब उसका स्टॉक की वैल्यू जब ऊपर जाएगी तब भी आप पैसे बनाएंगे, क्योंकि जितना प्रॉफिट उनको आ रहा है वो शायद आपको डिविडेंड ना दें, वो अपने सारे प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर, एक्सपेंशन के अंदर, टेक के अंदर, नई फैक्ट्रीज लगाएंगे, नए प्लांट्स लगाएंगे। उनका सारा गोल होगा अपने बिजनेस को बड़ा करना। तो वो के ग्रोथ स्टॉक्स, आप उसके अंदर पैसे कैसे बना रहे हैं कि जब वो स्टॉक आज अगर 10 रुपये का तो कल को 70 रुपये का हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा, 40 रुपये का हो जाएगा, तो आप उसके ऊपर बैट ले रहे होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ रिस्क वो होता है कि आपने ग्रोथ स्टॉक्स लेने हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो एक पहले 6 महीने 12 महीने के इमरजेंसी फंड के बाद जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए। अगर आप नए हैं तो यू शुड फोकस मोर ऑन डिविडेंड स्टॉक्स। अगर आप थोड़े से रिस्क ले सकते हैं, या अगर आप नए भी हैं और रिस्क ले सकते हैं तो यू शुड फोकस ऑन योर ग्रोथ स्टॉक्स। और अगर आपकी एज है फॉर एग्जांपल 20 साल 21 साल और आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर साल, और आपका गोल ये है कि मैं 20-30 साल बाद निकालूंगा, तो योर फोकस शुड ओनली बी ग्रोथ स्टॉक्स, बिकॉज वो आपको एक तो कैपिटल आपका बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, उसके साथ आपको डिविडेंड्स भी मिल सकते हैं। तो एज के लिहाज से भी ये होती है आपकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। आई विल मेक अनदर वीडियो, मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई भी हैं, लेकिन आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट इट कि एज के लिहाज से कैसे कर सकते हैं। लेकिन द होल पॉइंट इज़ कि आपका प्रॉपर डाइवर्सिफाई जब होगा तो आपको इतनी ज़्यादा हिट नहीं मिलेगी।
अब जब 2 एसेट क्लास हमारे सेट हो गए कि हमने पहले मनी मार्केट में कर दिया थोड़े से पैसे, उसके बाद हम स्टॉक मार्केट के अंदर SIP कर रहे हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आते हैं वो 2 चीज़ें जो कि इस वीडियो का टॉपिक थी कि गोल्ड एंड बिटकॉइन। अब जब बिटकॉइन, जितने भी बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं दुनिया की, ब्लैक रॉक और इस तरह की जितनी बड़ी हैं, वो आपको ये रिकमेंड कर रही हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 1 से 2% बिटकॉइन होना चाहिए। आप यू नेम इट, एवरी फाइनेंशियल एडवाइजर आउट देयर जो कि मॉडर्न है, आप उनकी वीडियोस देख लें, आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लें, जो भी कर लें, उसके अंदर आपको एक चीज़ मिलेगी कि वो इन्वेस्टेड हैं बिटकॉइन के अंदर, लेकिन ओनली 1 से 2%। तो अगर आप 1 से 2% इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी वॉलेटाइल स्टिल। इसमें काफ़ी बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, स्पेकुलेशन हैं कि ये 1,20,000 से 50 पे चला जाएगा, कोई कह रहा है 1,20,000 से $1 मिलियन पे चला जाएगा। तो स्पेकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो आप अपना 1 से 2% बिटकॉइन के अंदर रख सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गोल्ड, तो जितने बड़े, अगेन ब्लैक रॉक और जितनी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो 5 से 10% अपना पोर्टफोलियो गोल्ड में करने की रिकमेंडेशन दे रही हैं। अब जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आपको बोल रहे हैं कि आप बिटकॉइन में भी रखें, गोल्ड में भी रखें, तो जाहिर बात है आपको अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड वट एवर आई जस्ट सेड, आई एम डूइंग एग्जैक्टली द सेम। मेरा बिटकॉइन में इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, लेकिन मैंने दूसरे ऑल्ट कॉइन्स लिए हैं जो कि पोटेंशियल रखते हैं बढ़ने के। अगेन आई एम नॉट गोना टेल यू कि मैंने क्या होल्ड किया हुआ है, लेकिन वो काफ़ी थोड़ी परसेंटेज है। मुझे क्रिप्टो में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। मेरे क्रिप्टो जो वॉलेट था वो हैक हो गया था, मेरे सारे पैसे चले गए थे। उसमें मैंने वीडियो बनाई है, यू चेक इट आउट कि कैसे मैंने उससे बाहर निकला, मेंटली मैंने कैसे टैकल किया, देन फाइनेंशियली प्लानिंग मैंने कैसे की। आप वो चेक कर सकते हैं ताकि यू हैव अ बेटर क्लैरिटी ऑन दैट एज वेल। तो जब आपने सारा पोर्टफोलियो बनाना है, यू हैव टू मेक श्योर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ताकि आप अपने लिए ऐसी बेट्स ले सकें ताकि अगर कोई एक चीज़ नीचे जाती भी है तो दूसरी चीज़ आपको संभाल ले, पकड़ ले। बिकॉज जिसने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ था, एट द सेम टाइम गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ था, क्रिप्टो बहुत ज़्यादा नीचे अभी डंप्स आए हैं, लेकिन गोल्ड ऊपर चला गया है, तो यू वुड even it out. So this is about it for today's video. I hope I cleared all the pictures, try to connect all the points. मेरी पिछली कुछ वीडियोज़ हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि अगर आज वो देखेंगे उनके साथ तो इट विल मेक मोर सेंस कि दुनिया में चल क्या रहा है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई आके आपको इकोनॉमिस्ट की तरह बातें नहीं बताऊँगा। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑब्जर्विंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। मेरा दिन का 1-2-3 घंटे सिर्फ रिसर्च पे गुजरते हैं। मैं पढ़ता हूँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, दुनिया क्या कर रही है, और वही सारी लर्निंग मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मैं कहीं पे गलत होता हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आप हमेशा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। आई ट्राई टू अपोलोजाइज एंड मेक अ बेटर कंटेंट इन फ्यूचर। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब मी, कमेंट, एंड आई गेस आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।